ओरिजिन हुआ, आईएएस कैसे बना और पीसीएस कैसे बना, वो भी हम देखेंगे। अमूमन आईसीएस तक तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आईसीएस हो गए, आईसीएस से आईएएस बन गए, लेकिन पीसीएस कहाँ से आ गया इस बीच में नहीं पता होता। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे पीसीएस कैसे बन गया। ठीक है, शुरुआत में जब कंपनी आई तो कंपनी का यह था कि भाई यहाँ का मैनेजमेंट कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा। अब जो इंडियंस थे वो तो इतने भरोसे वाले थे ही नहीं, क्योंकि वो सब तो किसी नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे, किसी मुगल के यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो इन्होंने शुरू में रखा कि जो हमारा बंदा होगा वही आके यहाँ पर संभाले तो ठीक है। अब ये भी कोई प्रोसीजर कोई बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि कुछ थोड़े से परिवार थे जिनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर था। इन्फ्लुएंस होता है, जुगाड़ कहते हैं इसे हम लोग। तो उन्हीं के परिवार के लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बन के आते थे। ठीक है ना, जैसे कि 40, 50, 100, 200 घर जो हो गए परिवार, उन्हीं में से आ गए। अमीर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, वो आ गए। वही लोग जो हैं वो आ जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि रिक्रूटमेंट तो आसान हो गया कि चलो परिवार में, लेकिन क्वालिटी मेंटेन कर देना आसान नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही परिवार में अगर दादाजी बहुत टैलेंटेड हैं तो बेटा या पोता भी उतने टैलेंटेड हो। ठीक है, तो क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा परेशानी रही है, और ये क्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की इस चीज ने कि बाद में इसके अंदर रिफॉर्म करने पड़े। शायद आपको पता है या नहीं पता है, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या जो है, जब इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है, या ये कहें कि जितनी भी जमीन है, हमारे देश में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लैंड सीलिंग लग गया, इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं ले सकते। ठीक है, ज़्यादा होगी तो गरीबी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में कभी भी जमींदारी एबोलिशन एक्ट कभी पास नहीं हुआ। इस कारण से क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर 250 कुनबे हैं, परिवार बड़े बड़े, जो पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अब भी 250 कुनबे, बड़े बड़े खानदान जो पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं में से बड़े जमींदार निकलते हैं, उन्हीं में से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट निकलते हैं, उन्हीं में से नेता भी निकलते हैं, सरकार भी बनाते हैं, विपक्ष में भी आते हैं और आर्मी में भी जाते हैं बड़े अफसर बनकर। तो पाकिस्तान के जो हालात सुधर नहीं पा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान उन 250-300 घरों के बीच में फंस के रह गया। अब कुछ रिफॉर्म करना भी होता है कि जमींदार प्रथा लगानी है, लैंड सीलिंग लगानी है, तो कौन लगा पाएगा? जज भी वही हैं, पुलिस भी वही है, आर्मी भी वही है, नेता भी वही हैं और सरकार भी वही है, निकल नहीं पा। और जो आज पाकिस्तान की हालत हो गई है आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा ही हालत यहाँ पर भी थी सिविल सर्विसेज में। अब कुछ परिवार से शुरू में तो चल गया मैटर, क्योंकि भाई शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरह की व्यापारी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो काम चल गया। बाद में जैसे जैसे पावर आई, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध के बाद पावर आई, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा और थोड़ा सा मुश्किल भी होने लगा, क्योंकि अब सिर्फ व्यापार नहीं करना है, अब कंट्रोल भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देना है, सब कुछ देना है। यहाँ से महसूस हुआ कि भाई कुछ सिस्टम तो बनना चाहिए, ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। शुरू में वैरेन हेस्टिंग ने कोशिश की कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इंडियन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कितना भी अच्छा बंदा हो, वो है तो ब्रिटिश मतलब माइंडसेट से, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई है, वो जब सीधे वहाँ से पढ़कर यहाँ जब आता है तो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसको अब यहाँ के गाँव के लोगों से बात करनी है, आपको आदिवासियों से बात करनी है। अब समझोगे यहाँ का आईएएस अफसर अगर मान लो उसको साउथ अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया जाए तो क्या परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, सेम यहाँ पर। तो वैरेन हेस्टिंग ने कहा कि भैया थोड़ा सा इंडियन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ कि अरे ये कैसे हो सकता है, नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पावर हाथ से निकल जाएगी थोड़ी सी, इंडियन लोगों को रखेंगे तो ये तो रिलायबल है ही नहीं। फिर वैरेन हेस्टिंग के जाने के बाद वेलेस्ली आया। वेलेस्ली को लगा कि नहीं यार, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और उसने कहा कि ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रेनिंग तो कम से कम ट्रेनिंग तो हो।
बिना ट्रेनिंग के आप कैसे करेंगे? तो इसने क्या किया, फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोल लिया कलकत्ता के अंदर कि चलो भाई ट्रेनिंग होगी यहाँ के अंदर। कुछ साल 2-3 साल ट्रेनिंग भी कराई, लेकिन वेलेस्ली जो था उसने खूब सारे युद्ध लड़े थे, कर्जा भी सरकार के ऊपर हो गया, जीते थे लेकिन कर्जा भी हो गया था। तो वेलेस्ली का ट्रांसफर हो गया यहाँ से, 1805-6 में चला गया यहाँ से। उसके जाते ही वो कॉलेज को उन्होंने एक तरह से ट्रेनिंग बंद कर दी उन्होंने, और लंदन के अंदर एक दूसरा कॉलेज खोल दिया, हैलीबरी कॉलेज कोई है वहाँ पे खोल दिया, मतलब ट्रेनिंग यहाँ से निकाल के वहाँ शिफ्ट कर दी। पर्पस क्या था? सिर्फ एक पर्पस कि 2 सेंटर नहीं होना चाहिए, कि लंदन में भी पावर सेंटर बन जाए और इंडिया में बन जाए, क्योंकि वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं भले ही वो कंट्रोल इंडिया को कर रहे हैं लेकिन बैठे तो वहाँ पर है ना। अब सत्ता हाथ से निकलने की तो रहती है कि ऐसा ना हो कि इंडियन सिविल सर्विसेज यहाँ पर आ जाए और मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट यहाँ से बन जाए और यहाँ पर एक सेंटर बन जाए कि इंडिया को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, ये भी पॉलिटिक्स चलती रहती ना। अब बीजेपी भली सत्ता में है, मोदी जी भले ही नेता नंबर 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी पावर स्ट्रगल नहीं हो रहा होगा, वो तो रहा ही होगा ना अंदर अंदर। तो भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी लेकिन पावर स्ट्रगल तो चल रहा है ना वहाँ पे, अंदर ही अंदर तो चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस कॉलेज को जो इंडिया का फोर्ट विलियम कॉलेज था उसको लैंग्वेज कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या वो वहाँ पर नॉर्मल तरीके से पढ़ाई होती है और वहाँ पर उन्होंने दे दी। अब इसी बीच लगातार मांग होती रही कि भैया कुछ ऐसे बंदे लाओ जो थोड़े से परफॉर्म कर सकें, बढ़िया परफॉर्म कर सकें, क्योंकि कैसे आप ट्रेनिंग तक एक हद तक दे सकते हो। अब आपका IAS PCS का देखो एग्जाम देखो, 2011 यूपीएससी की बात करता हूँ, इससे पहले पैटर्न अलग है, 11 के बाद पैटर्न अलग हो जाता है। CSAT को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जिसमें कि इंग्लिश को ज़्यादा हेल्प मिल सके मेंस में, ये सच्चाई है। ठीक है, CSAT आ गया तो एक खाली पैटर्न चेंज हो जाने से ही समझो कि लोगों की क्वालिटी एकदम बदल गई, अलग तरह के लोग आने शुरू हो गए। पहले आ रहे हैं इंटीरियर रूरल इंडिया के लोग आ रहे हैं, अचानक से पैटर्न चेंज हुआ, शहर के कॉन्वेंट के बच्चे आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि CSAT है। शुरू में 3-4 साल तो यही रहा कि भैया लोगों ने 200 में से 190 नंबर लेकर आए हैं CSAT के अंदर। GS में तो एक हद होती है ना कि इससे ज़्यादा नहीं ला पाओगे आप। 200 का नंबर है, 100 नंबर लिया होगा, 105 लिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट 110 लिया होगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाओगे। लेकिन CSAT में 200 में से 200 ला सकते हैं, 190 नंबर लोग आए हैं, इससे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, अब ये लोग जो थे अभी की बात कर रहा हूँ, ये लोग मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, बट GS में कमज़ोर हैं। और जब GS में कमज़ोर हैं, अब यही लोग प्री क्रैक करेंगे और यही लोग फिर मेंस देंगे, तो इन्हीं में से कोई ना कोई तो आगे जाएगा ना भाई। ठीक है, ये अब आया ही यही सब है तो यही सेलेक्ट भी होंगे। और जब ये मेन जगह जाते हैं, मसूरी में जाते हैं, और जब उनकी वहाँ ट्रेनिंग होती है तब इनकी परफॉर्मेंस गड़बड़ होना शुरू होती है, क्योंकि GS तो पढ़ा ही नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है जो 2011 से पहले के जो दूसरे तरह के लोग थे, जब GS ज़्यादा पढ़ाया जाता था तब थे। तो 2-3 साल के बाद वहाँ से UPSC को या DOPT को बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो होती है, कि भैया कैसे भेज रहे हो, कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे कैंडिडेट सेलेक्ट होकर कर रहे हो कि क्वालिटी नहीं है। तब ये एहसास हुआ कि गड़बड़ हो रही है, तब जाके थोड़ा सा इसी बीच में मूवमेंट शुरू हो गया और आपका CSAT जो है क्वालिफाइंग हो गया, क्वालिफाइंग रखा। अभी भी क्वालिफाइंग किया हुआ, क्वालिफाइंग करना मजाक नहीं है UPSC वगैरह में। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल थोड़ा बहुत जाओ और करके आ जाओ तो पास कर लोगे, मतलब आपको अच्छी खासी अंग्रेजी और अच्छी खासी मैथ्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए खैर, तो कुल वहीं पर हालत उस समय भी यही है। सिविल सर्विस और सिविल सर्विसेज देखिए, चाहे आज का हो, चाहे 200 साल पहले का हो या 200 साल बाद का होगा, इतनी पावरफुल नौकरी है, इतनी डिमांडिंग नौकरी है, इतनी डिमांड में रहती है नौकरी। उस समय भी डिमांड जितनी आज डिमांड में है उस समय भी उतनी डिमांड में थी, क्योंकि कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग बोलते थे कि मैं सिविल सर्विसेज अगर दुनिया की नंबर 1 या पावरफुल नौकरी ना बन सके तो कम से कम एम्पायर, साम्राज्य की सबसे 1 नौकरी बननी चाहिए। और एम्पायर का मतलब है 60% साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य 60% दुनिया पे कब्जा किए हुए था, तो इतनी पावरफुल नौकरी है ही है। ठीक है, अब वेलेस्ली के बाद ट्रेनिंग वहीं पे हो रही है और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। इसके बीच में ये हुआ कि यार काम करते हैं, ओपन कंपटीशन तो लाओ, कुछ दूसरे लोग तो लेकर आओ कम से कम। कैसे आ रहे हैं, कूड़ा करकट लोग आ रहे हैं, वही चाचा ताऊ फूफा के बच्चे आ रहे हैं सब। ठीक है,
1833 से थोड़ा सा बनना होता है कि नए लोग आएंगे, नए लोग करते करते हुए होते तो 1853 हो जाता है। और 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पहली बार ओपन कंपटीशन का इंतजाम होता है कि भैया अब ओपन कंपटीशन होगा, ये एग्जाम में आपको आएगा कि पहली बार कब हुआ। तो 1853 एक्ट जो है उसमें आपका ओपन कंपटीशन कि अब जो है बाहर के लोग भी आके पेपर देंगे। अब सिफारिश लेटर लिख देने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, अब आपको कॉम्पिटिशन। अब इसमें आम जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, जो आम गरीब मिडिल क्लास ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं खासकर। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा सा चलो ठीक है कि कुछ नए लोग आ रहे हैं, मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडियंस का इतना नहीं रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि डिमांड हुई कि भैया अब इंडियंस को तो बुलाओ, इंडियंस को तो बुलाओ, इंडियंस आने चाहिए, क्योंकि अब समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैकुले ने वहां पर भी बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है, जो ICS सबसे उस समय वहां पर सेलेक्ट होता है, पढ़ाया क्या जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जाए, जो इंडिया के सिस्टम से बिल्कुल मैच नहीं करता, जो पढ़ाया जा रहा है उससे मैच नहीं करता वो, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये हुआ कि भाई ऐसे बंदे लाओ जो कि थोड़ा सा इंडियन सिस्टम को समझ पाए। इतना आसान नहीं, क्योंकि 1857 क्रांति हो चुकी है, ठीक है। फिर आया कि चलो इंडियंस को लाओ, लेकिन चलो एक काम करते हैं, दो जो इंडियंस आएंगे, आ सकते हैं इंडियंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और लेकिन कुछ नौकरियों के लिए आप कर दो, मतलब नौकरियों को दो हिस्से में बांट दिया, मान लो A और B। जो टॉप क्लास की A नौकरी होगी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए बुक होगी, और B क्लास की जो नौकरी होगी, थोड़ी छोटी नौकरी होगी, वो इंडियंस के लिए होगी। क्योंकि 57 का क्रांति हो चुकी है, डर बना हुआ है कि भैया ये लोग फिर ना क्रांति कर दें, लेकिन मजबूरी भी है कि अब लोग चाहिए जो काम कर सकें, काम करने वाले तो लोग चाहिए ना। तो शुरू में मान लिया चलो भाई ठीक है कर देते हैं। अब ऐसा तो शुरू में इंडियंस जो है वो उनको वो छोटी नॉन कॉन्वेंट नौकरी, यानी कि छोटी नौकरियां, B वाली नौकरी, ग्रेड वाली नौकरियां वो दे दी गई, और जो टॉप क्रीम वाली नौकरी जो है वो दे। तो उस समय जो सबसे क्रीम वाली नौकरी होती थी वो अमूमन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे। जैसे आज अब IAS के लिए सबसे ज़्यादा रहता है, UPSC का मतलब लोग IAS समझते हैं, लेकिन उस UPSC में कई तरह की नौकरी हैं। तो उस समय सबसे पहले जो भरा करते थे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भरा करते थे, पुलिस नौकरी पावरफुल नौकरी हुआ करते थे। फिर कुछ समय निकला, कुछ इंडियंस आना शुरू हुआ। अच्छा, अब अभी क्या है, ये 60 का दशक है, 1867 64। अब सवाल आएगा कि पहले कौन इंडियन थे जिन्होंने इन सिविल सर्विसेज से कॉम्पिटिशन बीट किया। सत्येंद्रनाथ बोस, तो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, ठीक है, वो जाते हैं, लंदन जाना होता था, लंदन जाकर एग्जाम देना होता था, और जो सिलेबस था बिल्कुल थॉरोली उन्होंने ब्रिटिशर बना रखा था कि वही हमें शेक्सपियर पढ़ना है, शेक्सपियर पढ़ना है, सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना। तो इंडियंस के लिए बड़ा मुश्किल काम था कि बहुत टॉप क्लास का कोई परिवार होगा और उसकी पढ़ाई वेस्टर्न एनवायरनमेंट में हुई होगी तो निकाल पाएगा, नहीं तो सबके पास की बात नहीं थी। तो टैगोर के भाई तो भाई उसी एनवायरनमेंट में पढ़े थे तभी निकाल पाए, ठीक है। बाद में कुछ और एक दो लोग और भी आए, ठीक है, सुरेंद्रनाथ क्या था उनका, बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो वो सेलेक्ट हुए, लेकिन उनका कुछ मसला हो गया तो उनको निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये चलता रहा। खैर, अब प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में अंग्रेजों का मन था कि यार ऐसा करते हैं कि वही लोग सेलेक्ट होके आए जो या तो रिच, अपर रिच क्लास के हों या प्रिंसली स्टेट के हों, राजा राजकुमार हों, क्योंकि 57 की लड़ाई में देख लिया था कि यार सपोर्ट तो वही करेगा जो मिडिल क्लास है या जिसका जो इंटरेस्ट हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सब होता रहा। फिर इसमें एक इंडियन एसोसिएशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम में पूछेंगे आपसे, इस PDF में है, जिसने बहुत जोर लगाया कि भाई जो एग्जाम जो लंदन में हो रहा है वो लंदन में ना होके लंदन में एक साथ साथ इंडिया में भी हो, कि इंडियंस भी दे सके। अब क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज है तो इंडियन का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो इंडिया में होगा तो ज़्यादा लोग दे पाएंगे। तो सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सी संस्था जो थी जिसने इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट चलाया कि एग्जाम जो है वो इंडिया में हो, और वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। कांग्रेस से पहले की बात है ये, 1874 के आसपास ये बनी थी। इसका मकसद यही था कि किसी तरह से यहाँ पर एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो सवाल ये आया हुआ था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है,
और क्या करता है, फिर आता है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो इंडिया में होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार ये चीज़ आई, ठीक है। और फिर 2022-23 में जो है आपका एग्जाम इंडिया में होता है, 26 में आकर रिक्रूटमेंट वगैरह सब होना शुरू हो जाती है। अब एक चीज़ को और कर दिया गया, जो ए और बी ग्रुप बनाया गया था उसमें से जो ए ग्रुप था उसको तो रखा गया यूनियन पब्लिक सर्विस, जो आपका फेडरल वाला रख दिया गया, लेकिन जो बी ग्रुप वाला था उसको नॉन कॉम्बिनेंट पोस्ट हटाकर कह दिया गया प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी कि अपना पीसीएस, ठीक है। तो पीसीएस नौकरियां वो हैं जो कि थोड़ी छोटी तो है ही भाई, अगर आज भी देखते हैं यूपीसीएस की नौकरियां स्टेट लेवल की नौकरियां हैं, सेंटर की नौकरियां जो हैं वो आपकी और काम का स्ट्रक्चर में देखो तो जो पीसीएस सेलेक्ट होगा वो अमूल आईएएस के अंडर ही काम करेगा। तो उस समय से भी अगर कंपेयर कर लें तो अगर आईएएस अफसर एक ब्रिटिशर्स होता था, तो अगर कोई इंडियन सेलेक्ट होकर आ भी जाएगा तो काम ब्रिटिशर्स के नीचे ही करेगा। पॉलिसी मेकिंग में या उस लेवल पे ब्रिटिशर का ही या यूरोपियन का ही कंट्रोल होगा, ये खाली ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करेगा। जो आप पीसीएस बनोगे भी तो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम है, पॉलिसी मेकिंग में उतना ज़्यादा काम नहीं है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में ज़्यादा काम है आप लोगों का। और यही तो चाहते थे वो लोग कि ऐसे अफसर में जो गांव के लोग भाषा बात कर सकें, हमारी जो बातें हैं वो पहुंचा सकें, ठीक है, कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा है वो खत्म कर सकें, पॉलिसी और उसके चक्कर में ना फंसें कि कौन बनाएगा क्या करेंगे, हमारी बात को पहुंचा सके, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब इंडिया में एग्जाम होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे इंडियंस आना शुरू हो गए। उससे पहले 1920-22 से पहले जो था वो 10-12-15% ही इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन 2022 के बाद से जो इंडियंस ने भरना शुरू किया अपने आप को कि 1940s अर्ली 40s 42-43 तक आते आते ऐसा सिचुएशन हो गई कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को पिछाड़ दिया। मतलब अब नंबर ऑफ आईसीएस अफसर इंडियंस ज़्यादा थे, यूरोपियंस कम थे। अरे आज बिहार और यूपी के लोगों से कोई जीत नहीं पाता है यार, उस समय अंग्रेज क्या जीतेंगे, पढ़ने पे आएंगे तो कौन जीत पाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो कि कितना दम था। और सब नॉर्थ इंडियन ज़्यादा होंगे, पता है नॉर्थ इंडियन आज की हालत है ना, उस समय भी कोई गुजराती और वो वाले नहीं होंगे कि जो जहाँ बिजनेस कम्युनिटी होती है वो नहीं होंगे, अभी भी वहीं के भी, चाहे बंगाल के होंगे चाहे साउथ के होंगे या वही लोग तो थे, चाहे कलकत्ता वाले खासकर, ठीक है, आपका सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये भी तो सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। कहते हैं कि अंग्रेजों के जाने के पीछे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई कारण है ना, वैसे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए आपको सफल भी कई कारण मिलके करते हैं और असफल भी कई कारण करते हैं। अब एक कारण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट बोल दिया तो भाग गए अंग्रेज, ऐसा नहीं है। उनका अपना एक रोल है, उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये भी है कि ब्रिटिशर्स की हालत कमजोर हुई, ठीक है, वो भी थी, ये भी सच है। और ये भी सच है कि जब उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी में भी उनका दबदबा खत्म हो रहा है, ठीक है, अब ज्यादा इंडियंस ज्यादा आ रहे हैं और हम कम हो रहे हैं, नंबर्स में कम हो रहे हैं, तो उनको रियलाइज हो गया कि ज्यादा दिन बचे नहीं हैं या इंडियंस को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और फिर वही आर्मी में, चाहे भारत हिंद फौज हो कह लीजिए या नेवी में जो रेवोल्यूशन हुआ, इन सब ने मिलकर प्रूव कर दिया कि भैया इंडियन सब आ गया है। चाहे वो गांधी जी के द्वारा आम आदमी को सड़क पे लाना हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजाद हिंद फौज लेकर आना हो, चाहे नेवी को आना हो या ब्यूरोक्रेट का रोल रहा हो, सबने अपना अपना रोल प्ले किया और एक ऐसा माहौल बना कि जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं अब हम नहीं चला पाएंगे तो चले जाने में ही भलाई है, तो चलेगा इस तरह से।